हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएम में। यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। कौन से सब्जेक्ट के? सारे सब्जेक्ट के जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने हैं वो सारे सब्जेक्ट हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो पढ़ाएंगी, जैसा पढ़ाएंगी, जो क्वेश्चंस कराएंगे, जो थ्योरी कराएंगे, एग्जैक्ट वैसा ही आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। दूसरा, बोर्ड एग्जामिनेशंस में हम कैसे डिलीवर करें, कैसे आंसर राइटिंग करें, कहाँ हमारी प्रॉब्लम होती है जो मार्क्स कटते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की और 12th की और कंटिन्यूअसली काम करते जा रहे हैं। चैप्टर पे चैप्टर बीतते जा रहे हैं। 12th में तो कोर्स बहुत आगे चला गया, हमने 10th में अभी स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का आज का प्रॉब्लम या आज का प्रॉब्लम का लेक्चर। फोर्स चैप्टर है पहला वाला, जिसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का कॉन्सेप्ट हम डील कर रहे हैं। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट डील करते हुए यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हम डील कर रहे थे और इक्विलिब्रियम पे आज दूसरा लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्टिकल के मास पर डिस्कशन नहीं किया था, जो रॉड थी उसके मास पर डिस्कशन नहीं किया था। आज हम लोग रॉड के मास पर डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, मीटर रूल कह देते हैं इसे। मीटर रूल कहने का अर्थ है कि ये 100 सेंटीमीटर का है, यानी 100 सेंटीमीटर का है। अब आपने इसे कहीं से पाइवट कर दिया, जहां पाइवट किया वो 40 सेंटीमीटर, पर आप ये भी जानते हैं कि इसका अपना वेट होगा और वो वेट वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा होगा रॉड का वेट। और वो किस जगह लगेगा? हम जानते हैं कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा 50 सेंटीमीटर पे, मिड पॉइंट पर। तो लॉजिकली अपने पाइवट के हिसाब से अगर सोचो, पाइवट के बॉडी टॉर्क जनरेट करेगी और उसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो पाइवट से बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली है। जो रॉड है वो इस तरफ घूमने वाली है, क्योंकि फोर्स इधर है तो फोर्स इधर नीचे की तरफ घुमाएगा तो रॉड क्लॉकवाइज घूम जाएगी। अब इसे रोकने के लिए क्या करें? इसे रोकने के लिए क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 0 सेंटीमीटर पर आपने 20 ग्राम फोर्स टांग दिया और कह दिया द रॉड इज बैलेंस्ड नाउ। रॉड बैलेंस है तो क्या होगा? तो हम कहेंगे इस बार तो भाई साहब रॉड का वेट भी पिक्चर में आएगा। पाइवट से दूरी देखो कितनी है बेटा, 10। पाइवट से दूरी देखो कितनी है बेटा, 40। तो हम कहेंगे 20 इंटू 40, ये है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और यहां देखोगे तो लिखोगे वेट ऑफ रॉड इंटू टॉर्क। ये क्या है बेटा? क्लॉकवाइज टॉर्क। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होते हैं जब रॉड इक्विलिब्रियम में होती है। अब क्योंकि वो कह रहा है कि रॉड बैलेंस्ड है, यानी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टॉर्क बैलेंसिंग कर देनी चाहिए। 0 से 0 काट दो, जो वेट ऑफ रॉड निकल कर आ रहा है वो 80 ग्राम फोर्स का निकल कर आ रहा है और ये इंश्योर करता है कि हम रॉड का वेट निकाल पा रहे हैं। तो जब भी कभी पाइवट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा, कहीं और आ जाएगा, तो अपने वेट की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उस टॉर्क की वजह से रॉड घूमना चाहेगी। तो ऐसे समय पे रॉड के वेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, सोचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको कराया। एक रॉड ले लेते हैं दोबारा से, देखिएगा बच्चों, 0 सेंटीमीटर और यहां बच्चा क्या है, 100 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, 20 सेंटीमीटर पर इसे पाइवट कर दिया। अभी घूमेगा, लॉजिकली इधर घूमेगा, और जब घूमेगा तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पे रहा होगा और इस मिड यानी कि 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पर आप रॉड का वेट अप्लाई करा दोगे। कितना है वो मैं सवाल में बताता हूं, लेकिन फिलहाल तो ये है, ऐसा है। कह रहा है कि रॉड का जो वेट है वो 40 ग्राम फोर्स है और सवाल में क्या कह रहा है, द रॉड कैन बी बैलेंस्ड। सुनना बहुत ध्यान से, द रॉड कैन बी बैलेंस्ड
a force is applied at one corner, किसी कॉर्नर पर टांगी गई फोर्स, फाइंड फोर्स। अब ये सवाल ये नहीं बता रहा है कि जो फोर्स है वो कौन से कॉर्नर पर टांगी गई, पर आप खुद दिमाग लगाइए, सोचिए, विचार करिए कि अगर यहां पर फोर्स लटकाई गई होती कुछ F, तो लॉजिकली ये भी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। तुम पाइवोट के अकॉर्डिंग देखना, मिड पॉइंट से मत सोचना, बॉडी घूमेगी तो पाइवोट से घूमेगी, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये भी देखोगे कि क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। तो टॉर्क बढ़ गया, बैलेंस कैसे होगा? हाँ, इसका मतलब इस कॉर्नर पे बात नहीं बनेगी। बात कहाँ बनेगी? इस कॉर्नर पे। कितनी फोर्स लगी हमें नहीं पता, पर हमें पता है ना कि F लगाकर बैलेंस हो गया। हाँ सर, पता है कि F लगा के बैलेंस हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हम लिख देंगे, लिखने का तरीका देखना बेटा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मैं जानबूझकर शब्द टॉर्क ही इस्तेमाल करता हूं, आप उसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं। ये लिखा गया बेटा, क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए। आप देखेंगे पाइवोट को आप वो पॉइंट माने जहां से बॉडी घूमेगी, तो ये क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉक घुमाना चाहता है, और इसे देखें तो ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो दोनों के फोर्सेस के टॉर्क लिखने चाहिए। पाइवट से इस फोर्स की दूरी देखोगे तो 20 सेंटीमीटर है, और यहां से देखोगे तो 20 से 50 यानी कि 30 सेंटीमीटर है। तो आई होप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की जगह में लिखना चाहिए F इंटू 20, और क्लॉकवाइज टॉर्क की जगह लिखना चाहिए वेट ऑफ रॉड जो कि 40 दिया है इंटू 30। इससे इसको काट दीजिए, ये 2 आ गया। तो जो फोर्स है बेटा वो 60 ग्राम फोर्स। सर यूनिट आपको कैसे पता है? क्योंकि दूसरी वाली फोर्स की यूनिट भी 60 ग्राम फोर्स ली थी, तो फिलहाल 60 ग्राम फोर्स ही ली जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, और हम कहेंगे 60 ग्राम फोर्स एक कॉर्नर पर टांगने पर रॉड बैलेंस हो जाती है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट सवाल है आपके पास? बहुत बढ़िया डिफिकल्ट सवाल है, खेलते रहिए, क्योंकि इसके सवाल खूब आते हैं, ये कम नहीं आते हैं, खूब जम के सवाल आते हैं इसमें। देखिए बेटा, हम इसका पाइवोट यहाँ बनाते हैं, और मान लेते हैं कि बेटा ये 60 सेंटीमीटर का मार्क है, 0 सेंटीमीटर, और ये जो दूसरा एंड है ये 100 सेंटीमीटर है। अब फोर्सेस देखिएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर से यहाँ फोर्स लगी, 90 सेंटीमीटर पर यहाँ फोर्स लगी, 40 सेंटीमीटर के आसपास लगभग यहाँ फोर्स लगी ऊपर। ये 20 सेंटीमीटर की मार्किंग पर फोर्स है, ये 40 सेंटीमीटर की मार्किंग की फोर्स है, 60 पे तो हमने पाइवोट बनाया है, और ये फोर्स 90 सेंटीमीटर पर है। ये बेटा 10 ग्राम फोर्स है, ठीक है, 10 क्या है, 20 ग्राम फोर्स है, ये बेटा 20 ग्राम फोर्स है, और ये बेटा 30 ग्राम फोर्स है, और कह रहा है कि रॉड इज बैलेंस्ड। फाइंड वेट ऑफ रॉड। रॉड का वेट क्या होगा वो बताना है, वो ध्यान से देखो। क्या ये मीटर रूल है? जवाब है हाँ। क्या इसे मिड पॉइंट से पाइवोट किया है? जवाब है नहीं। अगर इसे मिड पॉइंट से पाइवोट नहीं किया है तो आपको इसका मिड पॉइंट ढूंढना चाहिए, और जहां भी मिड पॉइंट होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा, और जहां भी आपको मिड पॉइंट मिले वहीं पर इसके वेट को लटका दीजिए, और कहिए कि रॉड का अपना वेट W ऑफ रॉड भी यही काम कर रहा है। अच्छा, ऐसे सोचना है? जी हाँ, ऐसे सोचना है, तो बात तो बन जाएगी। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, रॉड अगर बैलेंस्ड है तो अपने पाइवोट जो कि 60 सेंटीमीटर पे है, इसके अबाउट जितने टॉर्क हैं एंटी क्लॉकवाइज और जितने टॉर्क है क्लॉकवाइज, वो आपस में जुड़कर बराबर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3, फोर्स नंबर 4, इन फोर्सेस के टॉर्क जो जनरेट ये फोर्सेस करेंगी उनकी डायरेक्शंस देखते हैं। और टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट देखेंगे? हम टॉर्क देखेंगे पाइवोट के अबाउट। तो हम चाहें तो यहां पर स्टेट भी कर सकते हैं, टेकिंग टॉर्क्स अबाउट पाइवोट। पर एक बात और भी है, अगर बॉडी पाइवोटेड है
तो ये अंडरस्टूड है कि जब टॉर्क निकाला जाएगा तो पाइवट वाले पॉइंट के अबाउट ही निकाला जाएगा, क्योंकि बॉडी वहीं से रोटेट होने वाली है। तो आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिएगा, ये रॉड, ये पाइवट, देखो ये फोर्स और ये पाइवट, तो लॉजिकली अगर ये फोर्स अकेली होती तो इसे नीचे की तरफ घसीट रही होती। नीचे की तरफ घसीटने का मतलब अगर मेरी बॉडी पाइवट के अबाउट ऐसे नीचे घूम रही होती तो ओवरऑल बॉडी ऐसे घूमती, और ऐसे घूमते हुए तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सेकंड नंबर फोर्स को देखो, पाइवट ये है और फोर्स ऊपर लग रही है, फोर्स ऊपर लग रही है, एरो देखना बहुत ध्यान से, तो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ये तो क्लॉकवाइज है, यानी सेकंड फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगी। थर्ड, वेट ऑफ रॉड को देखो, पाइवट यहाँ है और वेट नीचे काम कर रहा है, तो ये तो ऐसे एंटी क्लॉक घुमाने वाला है, आप इसे एंटी क्लॉक ही देख पा रहे हैं। चौथी फोर्स को देखिए बहुत ध्यान से, कि पाइवट ये है और फोर्स नीचे काम कर रही है, तो लॉजिकली ऐसे घूम रही है, यानी कि ये ऐसे घूम रहा है। अच्छा, अब देखो बहुत ध्यान से कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो तो ये क्लॉकवाइज है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज है। तो एक काम करो और कहो इस बात कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम तुम्हें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और अकेला टॉर्क नहीं, जितने भी हो सबका सम क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। ठीक है, क्या करें, इसको देखो, पहले वाले का टॉर्क देखना, 50 पर नहीं 60 पर पाइवट है, 50 से क्या मतलब है, तो पाइवट से मतलब है, और फोर्स लग रही है 20 पे, तो बीच का जो दूरी है वो बन गई बेटा हमारे लिए 40। तो हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में पहला जो टॉर्क है वो फोर्स है 30 इंटू बीच का सेपरेशन है बेटा 40 प्लस एंटी क्लॉकवाइज वाला ही एंटी क्लॉकवाइज वाले में जुड़ेगा, ध्यान रखना, एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक बाई बाई ये ऐड होंगे, और क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बाई बाई ये ऐड होंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला दूसरा देखो, पाइवट से फोर्स की दूरी, वेट की दूरी आप देख पा रहे हैं कितनी है बेटा 10, तो हम लिख रहे हैं वेट ऑफ रॉड इंटू 10 इक्वल टू, क्लॉकवाइज को देखिएगा, पाइवट 60 पर और 60 से हमारी फोर्स कितने पे है 40 पर, बीच की डिस्टेंस कितनी हुई बेटा 20, तो हमने लिखा कितना 20 इंटू 20 प्लस 60 पर हमारा पाइवट है और ये फोर्स 90 पर है, तो बीच का सेपरेशन तो सीधा 30 हो गया। ये फोर्स कितनी लग रही है बेटा 20 लग रही है। यहाँ देखो 1200 प्लस 10 टाइम्स वेट ऑफ रॉड इक्वल टू, ये देखोगे तो लिखोगे 400 और ये देखोगे तो लिखोगे 600। अरे वाह, ये कितना आ गया 1200 प्लस 10 टाइम्स वेट ऑफ रॉड इक्वल टू 1000 और 10 टाइम्स वेट ऑफ रॉड इक्वल टू -200, ये इधर आ गया। तो वेट ऑफ रॉड कितना हुआ बेटा -20 ग्राम फोर्स। क्या ये हमारा आंसर है? जवाब है आंसर तो ये है, पर ये आंसर बच नहीं रहा है। किसी बॉडी का वेट नेगेटिव कैसे हो सकता है? ठीक है ना, ये बॉडी का वेट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव वेट एब्सर्ड है, नेगेटिव वेट एब्सर्ड है, अजीब है, ऐसी वैल्यू जिसे हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब है सवाल लगाने का? सवाल हमने सही लगाया, इन्होंने कहा कि रॉड बैलेंस्ड है और बैलेंस्ड रॉड होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि रॉड का वेट नेगेटिव आ रहा है, जो आना नहीं चाहिए, यानी कि इनके इस स्टेटमेंट में खोट है, और हम कहेंगे कि रॉड इज नॉट बैलेंस्ड। क्या कहेंगे हम कहेंगे रॉड इज नॉट बैलेंस्ड, गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी जो सवाल में दिया है वो गलत दिया है। आप इसी को देखो पेपर में कैसे सवाल आएगा, जो मैंने तुमको बताया, वो कहेगा कि चेक करो कि रॉड बैलेंस्ड है या नहीं है। तो अगर रॉड का वेट नेगेटिव आता है तो बैलेंस नहीं है। इस तरह से चेक किया जा सकता है सवाल को। चलो आगे देखो, रॉड के वेट पर ही एक प्रॉब्लम और करनी चाहिए ताकि रॉड के वेट पर बात कर सकें, ठीक तरह से हमें काम आ जाए। तो बेटा यहाँ पर हम 0 सेंटीमीटर मार्क करते हैं, यहाँ पर बेटा मार्क करते हैं 100 सेंटीमीटर। एंड एज यू कैन सी कि हमें पाइवट को तो चेंज करना ही है कहीं ना कहीं,
and we have made the pivot here at 0 centimeter. ठीक, weight of rod जो है वो हमने दे रखा है लेट्स से 40 न्यूटन्स। हम एसआई में बातें कर रहे हैं, एसआई में बातें कर रहे हैं तो सेंटीमीटर ना लेकर मीटर में लेना पड़ेगा। इसके बाद हमने इधर 80 सेंटीमीटर पर ये से, और ये रहा बच्चा 80 सेंटीमीटर। ये तुमसे कहेगा कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इसके बाद मैं आपसे हिंज फोर्सेस पे भी डिस्कस करूंगा। आपको बुक में नहीं मिलेगा वो, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा हिंज फोर्सेस पे। आइए काम करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो बच्चों, जो मिड पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, वहां पे वेट काम करेगा, जिसे तुम 40 न्यूटन्स बोल रहे हो। ये 50 सेंटीमीटर पे काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। और टेंशन ऐसे काम कर रही है। और टॉर्क के लिए तुम सारी चीजों को पाइवट से नापते हो, तो पाइवट को यहाँ और फोर्स को यहाँ देखा तो वेट इसे क्लॉकवाइज घुमाने लग गया, और पाइवट को यहाँ और टेंशन को यहाँ देखा तो वेट इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लग गया। अब तुम्हें ये तो पता है कि हिंज तुमने वहां कर रखा है, यानी काट दिया, रॉड गिरेगी नहीं। घूम सकती थी, तुमने रिजिड सपोर्ट से रस्सी से बांध दिया, यानी घूम भी नहीं सकती। तो तुम दोनों केसेस में इंश्योर करते हो कि रॉड घूमने वाली नहीं है, और रॉड अगर घूम नहीं रही तो रॉड कैसी है, इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पर। तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखो बच्चा, एट इक्विलिब्रियम तुम कहते हो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, काम की बात है। तुम देखो एक और फोर्स भी है इस बॉडी पर, जिसकी डिस्कशन किताब नहीं करती है, किताब का सॉल्यूशन नहीं करता, गूगल का सॉल्यूशन नहीं करते, हम करते हैं। ये जो हिंज किया हुआ है, इसने इस रॉड को पकड़ा हुआ है। अगर ये रॉड गिरेगी तो सिर्फ रोटेट करेगी, हिंज इसे गिरने नहीं देगा, यानी कि हिंज इसे बैलेंस कर रहा है, हिंज भी इस पर फोर्स लगा रहा है। तो हिंज पर कितनी फोर्स लग रही है उसका मुझे खास अंदाजा नहीं है, मैं उसे छोड़ता हूं उस बात को, बट हिंज की भी कोई ना कोई फोर्स है। अगर मैं टॉर्क अबाउट पाइवट ही लेने लग जाऊं, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला जाता है उसी पॉइंट पे अगर फोर्स पास कर जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही फोर्स पास कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस वाली फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आना है। तुम सोचो, फोर्स अगर इसकी पीछे है तो भी टॉर्क पाइवट से ही पास कर रहा है, फोर्स ऊपर है तो भी पाइवट से ही पास कर रहा है, फोर्स नीचे है तो भी पाइवट से पास कर रहा है। मुझे नहीं पता हिंज किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और कितनी फोर्स लगा रहा है, मगर ये जरूर पता है कि जहां भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि हिंज वही है और टॉर्क भी हम पाइवट यानी हिंज से ही लिख रहे हैं, पाइवट पॉइंट से ही लिख रहे हैं, तो पाइवट वाली फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स उस पाइवट से ही पास हो रहा है। तो देयर आर ओनली टू टॉर्क्स, एक तो ये क्लॉकवाइज और एक ये एंटी क्लॉकवाइज। लुक एट द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टेंशन फोर्स T है और जो बीच का सेपरेशन आप देख रहे हैं, तो 50 से सेपरेशन मत नापिएगा कभी भी, क्योंकि सेपरेशन जो फोर्स का नापा जाता है वो हमेशा पाइवट से नापा जाता है, तो आप पाइवट ले लीजिएगा। तो पाइवट वहां है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी 50 से मिड पॉइंट से पाइवट को शिफ्ट करते हैं तो बच्चों की ऐसी आदत हो जाती है कि वो मिड पॉइंट से ही दूरियों को नापते हैं, दूरियां मिड पॉइंट से नहीं, दूरियां पाइवट से नापी जाती हैं। अच्छा, तो हम क्या इसको 80 सेंटीमीटर लिखेंगे? तो जवाब है नहीं भाई, 80/100 लिखेंगे। तुम कहोगे क्यों? तो ध्यान देना मेरी बात का। रॉड का वेट आपने बच्चा 40 न्यूटन ले रखा है, बिल्कुल सत्य वचन है, यानी कि एसआई में ले रखा है, तो लेंथ भी एसआई में लेनी पड़ेगी, तो इसलिए उसको सेंटीमीटर में ना लिख के मीटर में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी फोर्स देखिए बेटा, वेट ऑफ रॉड जो कि 40 है, और पाइवट से इसका सेपरेशन आपको 50 दिखाई दे रहा है, पर क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट किया। तो कोई बच्चा कहेगा अरे क्या उसमें जुगाड़ लगा लिया, 100 से 100 कैंसिल कर दो, 80 50 रहते तो भी आंसर आता। लेकिन जब 100 लिखकर काटते हैं तो टीचर खुश होता है, उसे पता है कि आप लॉजिकली काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कि सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करके ही एसआई आंसर आना था,
यानी आपने कॉशियसली पढ़ा है, इस वजह से कोशिश करिए कि अगर एक यूनिट एसआई है तो दूसरे को एसआई में कन्वर्ट करिए, भले ही वो रेशियोज हो कट जाएं पर आप इस वर्किंग को शो करें, अदरवाइज मार्क्स जो हैं वो थोड़े बहुत टीचर नाराज होता है आपसे। टी की वैल्यू आ गई बेटा 40 इंटू 50 होल डिवाइडेड बाय 80, 40 से 80 जाएगा 2, 2 से 50 को काटेंगे 25 न्यूटन। अब बिना झिझक के आप कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारे टेंशन की वैल्यू जो है वो 25 न्यूटन आ गई। देख पा रहे हैं आप? अगला सवाल देखो, इसमें क्या पूछ लेता है सवाल तुमसे, इसमें ये पूछने लग जाएगा, कहेगा कि फाइंड फोर्स बाय हिंज, यानी कि पाइवट ने कितनी फोर्स लगा रखी है ये भी पता करो। तो पाइवट ने कितनी फोर्स लगाई, इसके लिए आप रॉड का एक डायग्राम दोबारा सोचो, और मैं इस बार आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बातें नहीं कर रहा हूं। यहां जो इक्विलिब्रियम में डील कर रहा था, आप जानते हैं कि हमने टॉर्क बैलेंसिंग करी है, यानी इक्विलिब्रियम के नाम पर हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम को ही देखा था और कुछ नहीं देखा था। लेकिन हमें पता है कि रॉड धागे से भी बंधी है, पाइवट से भी बंधी है, तो ना सिर्फ ये घूम नहीं रही है बल्कि ट्रांसलेट भी नहीं कर रही, ऊपर नीचे दाएं बाएं चल भी नहीं रही है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और साथ ही साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी। अब क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के केस निकालकर टेंशन तो हमने निकाल ली, वहां की फोर्स हमने नहीं निकाली। तो एक काम करो, तुम ध्यान से देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, तो लिख लेते हैं पहले ना, तो अच्छा लगेगा। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है देखना, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। मैंने आपको सिखाया था दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल के लिए आपको सिखाया गया है कि नेट फोर्स को जीरो करना है, और रोटेशनल के लिए आपको सिखाया गया है कि नेट टॉर्क को जीरो करना है। अब क्योंकि मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो मुझे कितनी दूर फोर्स लग रही है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, इन सब से मतलब नहीं है। आई जस्ट नीड द फोर्स, टॉर्क के कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि ऊपर फोर्स 25 है और नीचे है 40, और लेफ्ट और राइट में कोई फोर्स नहीं, और रॉड गिर नहीं रही, तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो हिंज को मजबूरन ऊपर ही फोर्स लगानी पड़ेगी, टेढ़ी मेढ़ी फोर्स नहीं लगेगी, हॉरिजॉन्टल में उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। फोर्स लग रही होगी F ड्यू टू हिंज, और आप जानते हैं कि F ड्यू टू हिंज प्लस 25, ऊपर वाली दोनों फोर्सेस मिलाकर नीचे वाली फोर्स के बराबर होंगी। तो हिंज वाली फोर्स जो होगी वो 40 माइनस 25 होगी बच्चा, जिसकी वैल्यू 15 न्यूटन आ रही होगी। ये बच्चा आपके लिए बन गया हिंज फोर्स। आपकी किताबें हिंज फोर्स पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करती, हम हिंज फोर्स पर भी डिस्कशन करते हैं, और इस तरह सोच पाते हैं कि अगर ऊपर फोर्स ना लगती, 25 और F मिलाकर के 40 ना बनता, तो ये तो नीचे गिर जाती। क्योंकि गिर नहीं रही, इस वजह से फोर्स ऊपर ही लग रही होगी। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, कितने मैग्नीट्यूड की लग रही है, ये दोनों बातें हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसे सवालों में। तो ये ध्यान रखना है। एक और सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, सवालों की कोई कमी नहीं, और हम बहुत सारा टाइम लेके सवाल करेंगे। कोई ऐसा भी नहीं कि हम हड़बड़ी में कोई क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी जल्दी काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे। देखिए बच्चों, एक ये रॉड है, और इसे क्या किया गया है कि 10 सेंटीमीटर पर, और यहां से बच्चों 90 सेंटीमीटर पर, आप देख पा रहे हैं मैं जानबूझ कर डेटा बहुत सिमेट्रिक ले रहा हूं। ये कॉर्नर तो वैसे भी 0 सेंटीमीटर था, और ये कॉर्नर 100 सेंटीमीटर था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रॉड है ये 100 और 90 पर रखा है। अब मैं इसमें से एक और छोटी बात बताता हूं कि दीज आर नॉट हिंज पॉइंट्स, दीज आर नाइफ एजेस। नाइफ एज क्या है, नाइफ एज का मतलब एक नुकीला सा पाइवट बना दिया गया है, गाढ़ा नहीं गया है, इसे हिंज नहीं किया गया है, बस किसी नुकीली सी चीज पर इसे बैलेंस किया गया है। These symbols are representing knife edge. नाइफ एज का मतलब है बहुत धारदार, पतला, कम एरिया वाला, बहुत कम जगह घेरने वाला
कोई एक बैलेंसिंग डिवाइस, बहुत नुकीली सी पेंसिल है, इसके ऊपर हमने इसे बैलेंस कर दिया, तो ये जो बहुत कम जगह घेर रहा है ये नाइफ एज कहलाएगा। तो वैसे दो चीजों से इसे रोक दिया, और जब ये कर दिया तो वेट ऑफ रॉड जो है, वो रॉड का वेट जो है वो 100 न्यूटन दिया गया। तो तुमसे ये कह रहा है कि अगर ये सीट, जैसे पार्कों में सीट पड़ी होती है ना सीमेंट वाली, दो पिलर्स पे, वैसा कुछ समझ लो, वैसा रखा हुआ है। कह रहा है कि नाइफ एज ने बैलेंस कर रहे हैं, तो लॉजिकली ये दोनों नाइफ एजेस इन पर नॉर्मल अप्लाई कर रहे होंगे। अरे भाई नीचे एमजी काम कर रहा है, तो इसे रोकने के लिए नॉर्मल तो लगनी ही चाहिए, नॉर्मल नहीं लगेगी तो फिर रुकेगा कैसे, इस वजह से नॉर्मल लग रही है। नॉर्मल देखें तो कह रहा है कि यहां पर कोई नॉर्मल n1 लग रही है, तो यहां कोई नॉर्मल n2 लग रही है, कोई दूसरी नॉर्मल, बराबर भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो सवाल में आपको कहा जा रहा है बेटा कि फाइंड n1 एंड n2। इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इन सवालों को भी कैसे बनते हैं। अब इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं कि इन सवालों को अगर आप उस तरीके से देखेंगे जैसे हम देख रहे हैं, तो चीजें छोटी और लॉजिकल लगेगी। कॉम्प्लिकेटेड तरीके हो सकते हैं इनको लगाने के, पर जो लॉजिकल तरीका जो आपको क्लिक करेगा सवाल को पढ़ते ही एज अ स्टूडेंट, आप 10th क्लास में ज्यादा बड़े नहीं, तो आपका माइंड उतना ग्रूम नहीं है कि 10 तरीके सोच पाए, लेकिन जो सबसे पहला तरीका आपके दिमाग में आएगा, सवाल वहीं से बन जाना चाहिए। तो वहीं से सवाल बनाते हैं। हालांकि आप स्मार्ट इनफ हैं। रॉड का वेट सोचो, वो तो 50 पे काम कर रहा है, और वेट ऑफ रॉड तो 100 न्यूटन है। तुम कहोगे हाँ, हम कहेंगे क्या इस बार कोई पाइवट है, तो तुम कहोगे नहीं सर, पाइवट तो इस बार कोई नहीं, कोई गाढ़ा तो कहीं है नहीं, हिंज तो बनाया नहीं है, वो तो नाइफ एज है, उसके ऊपर रॉड रखी है। अरे रखी है, पर घूम रही है क्या? नहीं घूम रही। तो टॉर्क आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मान लो कि हमने यहां पर हिंज कर दिया होता, गाड़ दिया होता, तो टॉर्क आता क्या? नहीं आता। इसका मतलब तब भी टॉर्क नहीं आता, अभी भी टॉर्क नहीं। तो हिंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कि वहां पे हिंज है, मान लो वहां हिंज है, कोई परेशानी नहीं। जब टॉर्क है ही नहीं तो अभी भी जीरो आएगा और मानने पे भी जीरो आएगा, तो केस तो बराबर ही। इसी तरह यहाँ पे हिंज है, नहीं है, तो क्या टॉर्क आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ हिंज कर दिया होता तो टॉर्क आता क्या? नहीं, तब भी नहीं आता। अच्छा, मतलब यहाँ हिंज होता या नहीं होता? टॉर्क नहीं है, हिंज होता तब भी टॉर्क नहीं होता। यानी टॉर्क निकालने के लिए उस नाइफ एज वाले पॉइंट को ही हिंज मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टॉर्क सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, मतलब टॉर्क निकालने के लिए आप पॉइंट मान लें, जरूरी नहीं कि वहां हिंज हो या पाइवट हो, हाँ नाइफ एज से भी काम चलेगा। तो दोनों तरह का इक्विलिब्रियम मुझे मेरी रॉड में दिखाई दे रहा है। पहला ट्रांसलेशनल, दूसरा बच्चों रोटेशनल। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों तरह के इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों ही तरह के इक्विलिब्रियम हमारे पास मौजूद है। ना रॉड घूम रही है और ना रॉड चल रही है, तो लॉजिकली इक्विलिब्रियम तो आ ही गया। जवाब है हाँ। अब आगे बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? बहुत धीमे धीमे केस चल रहा है, उसका कारण ये है कि मैं आपको बहुत आराम से समझाना चाहता हूं कि आप भी साथ साथ देखते चलें। नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स 100 है और ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स N1 भी है और N2 भी है, तो क्यों ना हम N1 देखें और N2 देखें, इन्हें ऐड कर दें, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में और नीचे वाली फोर्स के बराबर हो जाएंगे। हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स होती है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं कि हमारा पाइवट जो है वो यहाँ काम कर रहा है। यहाँ क्या काम कर रहा है? भाड़ में जाए, यहाँ काम नहीं कर रहा है, मिड पॉइंट पे पाइवट है। कहीं भी पाइवट मान सकते हो, तो चलो मिड पॉइंट पे पाइवट मान लेते हैं। यहाँ पाइवट मान लो। सर मिड पॉइंट पे पाइवट कैसे मान रहे हैं? यहाँ तो पाइवट था नहीं। तो पाइवट तो कहीं भी नहीं था, पर अगर यहाँ गाड़ देते, हिंज होता, तो क्या घूम जाता क्या रॉड? नहीं घूमता। तो मान लो कि हमने गाड़ दिया, तो घूम रहा है क्या? नहीं, पहले भी नहीं घूम रहा था, अब भी नहीं घूम रहा है। यानी हिंज बनाने और हिंज हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो मान लो वहां हिंज है।
तो अब किसकी चर्चा करें बेटा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे टेकिंग टॉक्स अबाउट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना, यानी पाइवट कैसे मानना? पाइवट मानना मिड पॉइंट। ये केस ऐसा करने पर क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना। तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि ये जो फोर्स है N1 ये इस एस से घुमा रही है, और ये जो फोर्स है ये इस एस से घुमा रही है। अच्छा, ये तो फोर्सेस बराबर लानी चाहिए टॉर्क इनके। देखो उसका टॉर्क कैसे आएगा? N1 इंटू 10 पे फोर्स है और 50 पे पाइवट है, यानी बीच का सेपरेशन 40 है। क्योंकि सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर आपको न्यूटन में दिया हुआ, एसआई में दिया है। इधर देखो ये N2 है, 50 पर पाइवट है, 90 पर फोर्स है, यानी बीच का सेपरेशन फिर से 40 है। आप इसे काट लीजिए, ये कट गया। तो आपको पता चला कि N1 और N2 तो एग्जैक्टली बराबर है, और N1 N2 का सम तो 100 है, यानी कि हम यहाँ पर N2 की जगह N1 लिख सकते हैं। N2 को रिप्लेस कर दिया N1 से, आ गया 100। तो हमने लिखा बेटा 2N1 बराबर कितना आया? 100, यानी कि N1 कितना आया बेटा हमारे पास? 50। और अगर N1 आया 50 तो क्या बेटा N2 भी 50। अब साहब N1 N2 सब 50। बहुत बढ़िया, बात बन गई, सवाल हो गया। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी देखा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी देखा, और इससे फोर्स बाकी सब भी चीजें हमारी सॉल्व हो गई। अब चीजें क्योंकि सॉल्व हो गई हैं, चीजें आसान हैं और हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आज ने बहुत सारे सवाल किए, कम नहीं किए। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कर लिए आज, और 6 क्वेश्चंस में हमने रॉड के वेट के वो सारे कॉन्सेप्ट्स देख डाले जो कॉन्सेप्ट्स रॉड के वेट इन्वॉल्व होने के बाद बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस अपनी किताबों से आप खुद लगाइए। तो हमने यहाँ पर जो सवाल लगाए हैं वो वेट ऑफ रॉड की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ डील करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे। इसलिए आज के लेक्चर को बेटा यहाँ पर हम इग्नोर करते हैं, मतलब इग्नोर क्या करते हैं, खत्म हो गया आपका इग्नोर करना, तो लेक्चर ओवर हो गया, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और बढ़ेंगे आगे अगले लेक्चर में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिलती है, दूसरा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का क्या तरीका है, इर्रेगुलर बॉडी में कैसे होता है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक ठीक से डायग्राम्स आपको बनाकर दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट से अब आपको बताएंगे कि किस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम ढूंढते हैं और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जिन्होंने साउथ सिटी पीसीएमबी को नहीं किया है सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें लाइक करिए, फॉलो करते रहिए, ताकि हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें और आपको पढ़ाते रहें। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन